नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मई 2026। दोस्तों, बाजार में आज काफी रोलर कोस्टर राइड हमें देखने को मिला। मतलब शुरू में लगभग 1% की अधिक गिर जाना, फिर एकदम से कमबैक करना और अल्टीमेटली निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 23,649 पॉइंट पे, उसी लेवल पे जहां पे शुक्रवार के दिन क्लोजिंग हुआ था, यानी एग्जैक्टली फ्लैट। और इसके पीछे जो मेन कारण दोस्तों वो है ऑयल प्राइस बार बार फ्लक्चुएट करना। मतलब शुरू में जो गिरावट हुआ था उसके पीछे भी ऑयल ही जिम्मेदार था, उसके बाद जो रिकवर हुआ उसके पीछे भी ऑयल ही जिम्मेदार है। जैसे कि आपको मैं पिछले काफी दिनों से बार बार कह रहा हूं कि आज की डेट में अगर ऑयल गिरा तो मार्केट में रिकवरी होगा, अगर ऑयल प्राइस बढ़ गया तो मार्केट में गिरावट होगा। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली देखा जाए, लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था 23,643 पॉइंट पे, आज निफ्टी 50 की ओपनिंग काफी वीकनेस के साथ हुआ 23,482 पॉइंट पे, यानी 23,500 को ब्रेक करके नीचे। और शुरू में लगभग 23,300 तक निफ्टी 50 पहुंच गया था, इंटरडे लो टच किया। फिर दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक, जो कि बहुत ही रेयर केस में मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 में क्या है कि आधा परसेंट के आसपास रिकवरी तो हो जाता है, बट लगभग 1.5% के आसपास रिकवरी बहुत ही मतलब कम समय देखने को मिलता है। कि एकदम शुरू में 1-1.5% नीचे गिर गया, फिर एकदम से 1.5% रिकवरी। ओके। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी आज बहुत बढ़िया रिकवर किया। बैंक निफ्टी इवेंट शुरू में जितना मुझे याद है बहुत ज्यादा गिर गया था, मतलब लगभग 1.5%। अगर निफ्टी 1% गिरा तो बैंक लगभग 1.5% गिर गया था। बट बैंक निफ्टी में भी एक बेहतरीन कमबैक देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी आज टोटल मतलब रिकवर नहीं कर पाया और क्लोजिंग दिया 0.32% नीचे आके। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है आइए देख ले, तो उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। ओके। अच्छा, बाकी सेक्टर भी देखिए कम ज्यादा रिकवर तो किया है, कुछ सेक्टर टोटल रिकवर कर पाया, कुछ सेक्टर टोटल रिकवर नहीं कर पाया। जैसे कि एमएन सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट रिकवर किया है। मतलब शुरू में जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था वहां से रिकवर कर गया। सीडीडीवाई सेक्टर 0.65 नीचे क्लोजिंग दिया। मेटल सेक्टर में आज गिरावट था 1% के आसपास। पीएसयू बैंक में आज मेनली काफी गिरावट हुआ। पीएसयू बैंक अगर आप देखेंगे आज, मतलब बैंक निफ्टी में जितना गिरावट हुआ उसमें प्राइवेट बैंक्स की उतना ज्यादा रोल नहीं था। प्राइवेट बैंक आज उतना भी खराब स्टेज में नहीं था, बट पीएसयू बैंक में आज काफी गिरावट हुआ। मतलब एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मोस्टली 1.5% 2% की रेंज नीचे क्लोजिंग दिया था। अच्छा, पीएससी सेक्टर सरकारी कंपनी की सेक्टर लगभग 1-1.5% गिरा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर लगभग आधा परसेंट ऊपर था। मीडिया सेक्टर 2% की अधिक गिरा। रियलिटी सेक्टर में भी करेक्शन था। सर्विस सेक्टर आज शुरू में गिर गया था जरूर, पर रिकवर कर गया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट रिकवर कर गया, ग्रीन में क्लोजिंग दिया एट द एंड। सीपीएससी सेक्टर में थोड़ा बहुत वीकनेस था। आईटी सेक्टर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, लास्ट डे भी हमने देखा था, मतलब फ्राइडे के दिन आईटी सेक्टर एक अच्छा रिकवरी किया था। आज भी आईटी सेक्टर में रिकवरी हुआ है। आईटी सेक्टर में रिकवरी होना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर एक्चुअली बहुत गिर चुका है। लगभग 2.5% के आसपास रिकवर आईटी सेक्टर दिया है। एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर मोस्टली वीकनेस था। कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, ऑयल गैस सेक्टर, यानी ओवरऑल आउटलुक की बात करें मार्केट आज नेगेटिव में था। और मे भी आपके पोर्टफोलियो भी आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया होगा, बट शुरू में जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था वहां से काफी बेटर स्थिति में आप कह सकते हो कि मार्केट आज क्लोजिंग दिया। अच्छा, एक तो फैक्टर देखिए, शुक्रवार रात को यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था, बट साथ ही साथ आज आई थिंक कि दोस्तों आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लिया सुबह, क्योंकि मैं सुबह ही दे दिया था। सुबह जो गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट मैं आपको सुबह ही अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो मतलब जिन्होंने देखा तो वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म था। तो फिलहाल आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर 0.32% नीचे चल रहा है। और बात यह कि सुबह जब मतलब ओपन हुआ था डॉ जोन्स की फ्यूचर, वो और नीचे था, लगभग आधा परसेंट से ज्यादा नीचे था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा स्पाइक हमें देखने को मिला है अपर साइड में। ठीक है, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर्स है, ये देखिए यहाँ पे भी आपको सुबह एकदम से नीचे दिखने को मिल जाएगा, आधा परसेंट के आसपास नीचे चल रहा था। उसके बाद अभी आप देखिए थोड़ा बहुत हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल था थोड़ा देख लेते हैं। वैसे मैं आपको रेगुलरली जिस वेबसाइट में दिखाता हूँ वो आज शायद ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट जगह पे दिखा रहा हूँ। अच्छा, यूरोपियन मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट अभी खुला है। एफटीएससी मतलब यूके की जो टॉप इंडेक्स है वो फिलहाल अभी आधा परसेंट के आसपास पॉजिटिव में चल रहा है। फ्रांस की जो टॉप इंडेक्स है कैक, वो लगभग 0.36% नीचे चल रहा है। डैक्स जर्मनी की टॉप इंडेक्स वो आधा परसेंट के आसपास पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट की जो टॉप इंडेक्स जैसे कि निक्काई, निक्काई मतलब जापानीज टॉप इंडेक्स, वो आज 0.76% नीचे क्लोजिंग दिया। हांगकांग की जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हैंगसेन जो चाइनीज मार्केट है 1.30% गिरा। चाइनीज मार्केट में आज काफी गिरावट हुआ। ये किधर चला गया, जस्ट अ मिनट।
जस्ट मिनट, कभी कभी ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, कहाँ पे था हम लोग? हैंगसेंग के बाद ताइवान की जो मार्केट है वो भी लगभग आधा परसेंट नीचे था। कॉस्पी कॉस्पी में आज रिकवरी हुआ है, यहाँ पे आप देख, साउथ कोरियन मार्केट, ठीक है। बाकी थाई मार्केट की बात करें, जकार्ता कंपोजिट मोस्टली वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया। शंघाई कंपोजिट, चाइनीज इंडेक्स अगेन मोस्टली आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे देखिए मेन जो, देखिए ये जो इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, किसी मार्केट पॉजिटिव में, किसी मार्केट नेगेटिव में, मोस्टली मार्केट नेगेटिव में, उसके पीछे मेन कारण आपका ऑयल ही है, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। ऑयल प्राइस अगर आप देखेंगे अभी आपको कितना दिख रहा है, अभी आपको कितना दिख रहा है, $109 पर बैरल। शुक्रवार रात को कहाँ पे ब्रेंट क्रूड छोड़ा था, मतलब क्लोजिंग दिया था $109 पर बैरल। कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं क्या कहा था कि ऑयल प्राइस अगर 2% नीचे ओपन हुआ वो मार्केट के लिए बढ़िया रहेगा। एग्जैक्टली यही मेरा वर्डिंग था। अगर 2% ऊपर ओपन हुआ तो मार्केट में वीकनेस रह सकता है। एग्जैक्टली यही मैं आपको कहा था। आज सुबह अगर आप देखेंगे ऑयल की भाव शुरू ही हुआ था लगभग 2% ऊपर, $111 $12 पर बैरल पे यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद देखिए ध्यान से नोट करना, यहाँ तक सही था। फिर जैसे ऑयल प्राइस में गिरावट हुआ और $112 से $109-10 बैरल पे पहुंचा, फिर हमने देखा निफ्टी 50 में ये जो रिकवरी हुआ। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है बात, मतलब आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्यों आज शुरू में मार्केट एकदम नीचे पहुंच गया था, फिर एकदम से रिकवर किया। उसके पीछे मेन रीजन ऑयल था। ऑयल की भाव सुबह देखिए यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर थोड़ा सा रिकवर ऊपर की तरफ पहुंचने की कोशिश, अभी देखिए थोड़ा नीचे। अब ध्यान से नोट करना यहाँ इसके साथ मतलब कितना ज्यादा कनेक्शन है इंडेक्स की, ध्यान से नोट करना। अब देखिए यहाँ पे जो आपको स्पाइक दिख रहा है डॉ जोन्स की फ्यूचर में, ध्यान से देखना, स्पाइक दिख रहा है, इसके पीछे कारण भी ऑयल है। देखिए ऑयल अभी डिक्लाइन हुआ, ऑयल अभी डिक्लाइन हुआ। इधर आपके डॉ जोन्स की फ्यूचर और नैस्डैक की फ्यूचर देखिए स्पाइक किया है। तो होपफुली आपको समझ आ रहा है बात, ठीक है। अच्छा, अब बाकी बात करें, देखिए गोल्ड की फ्यूचर सुबह से ही वीक था, अभी भी थोड़ा बहुत वीक ही चल रहा है। बट सिल्वर की फ्यूचर्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। सिल्वर की फ्यूचर दोस्तों आपको वीक दिख रहा है ना, बट आई थिंक कि आपके पास अगर सिल्वर की ईटीएफ है, कोई भी ईटीएफ हो सकता है, आज आपकी सिल्वर की ईटीएफ पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। याद कीजिए क्यों, सैटरडे नाइट को अपडेट याद आ रहा है, सरकार ने सिल्वर को फ्री लिस्ट से रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया, उसी वजह से, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम, प्राइस क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेगा। दैट्स वाई सिल्वर की ईटीएफ आज सुबह से, सिल्वर फ्यूचर गिरने के बावजूद भी पॉजिटिव में क्लोजिंग है सिल्वर ईटीएफ, ओके। बट सबसे मैं कहूंगा बड़ी फैक्टर, मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन रैपिड ड्रॉप हो रहा है, रैपिड ड्रॉप। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने पे, कैन यू इमेजिन, इंडियन करेंसी 4% डिक्लाइन हुआ है। पिछले 1 साल पे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग 12.5% के आसपास ड्रॉप हुआ है। प्राइस बढ़ चुका है, अभी देखिए 96 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए आप, कुछ चीज है आपके हाथ में भी नहीं है, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते। क्या क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि आपको मतलब जो अभी ऑयल प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्शन है। सो इस प्रकार की दोस्तों माहौल है सुबह से। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चल, तो हो सके तो अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट, मनी कंट्रोल की तरफ से आइए चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी फैक्टर मेंशन किया, जस्ट फॉर्मली चेक करेंगे, ठीक है। वैल्यू बाइंग सबसे पहला फैक्टर, बट ये कोई ठोस वजह नहीं है मार्केट रिकवरी के पीछे, वो तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑयल बेसिकली ड्रॉप होना। इंडिया विक्स इज इस, मतलब जो वोलेटाइल इंडेक्स कम हो जाना, टेक्निकल रीजन क्या है, यहाँ पे कोई जेन्युइन रीजन आज मेंशन नहीं किया। अच्छा, अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स दोस्तों भेजा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये आज की अपडेट है, ये आज 3:21 की अपडेट आप देख सकते हो। ईरान रेस्पॉन्ड्स टू यूएस पीस प्रपोजल एज वॉर टॉक कंटिन्यू अमिड डीप डिस्प्यूट्स। तो ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान रेस्पॉन्स कर रहा है, बट अभी तक ऑफिशियल उसको डिस्क्लोज नहीं किया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। ईरान सेड मंडे, मतलब आज सोमवार के दिन, इट हैड रेस्पॉन्डेड टू अ न्यू यूएस प्रपोजल एम्ड एट एंडिंग द वॉर, adding that exchange were continuing despite Iranian media reported describe Washington demand as excessive। तो साथ में ये भी कहा कि वॉशिंगटन मतलब यूएस की जो डिमांड है वो थोड़ा ज्यादा ही है, एक्सेसिव है, और ईरान अभी रेस्पॉन्स कर रहा है यूएस को। अब हो सकता है यहाँ पे थ्रू पाकिस्तान भी कर रहा है, या यूएस को डायरेक्टली फोन कॉल में बातचीत भी हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक देखिए ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुआ कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया या ईरान ने एक्सेप्ट किया है यूएस की प्रपोजल, या नेगोशिएट करना चाहते हैं फिर से मीटिंग में, ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। बट इतना बताया है कि हाँ
रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, ठीक है। पर दूसरी तरफ दोस्तों सबसे बुरी बात यह है कि ईरान ने ऑफिशियली अब वो करने जा रहा है जिस चीज की एक्चुअली डर पूरे दुनिया को था। ईरान टाइटन ग्रिप ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अनाउंस न्यू बॉडी टू रेगुलेट एंड टोल शिपिंग। तो ईरान दोस्तों ऑफिशियली एक टीम बिल्ड किया, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ईरान टॉप सिक्योरिटी बॉडी अनाउंस ऑन मंडे द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉडी टू मैनेज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक टीम बिल्ड किया जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करेगा, which Tehran has effectively closed and want to charge ship to traverse। तो मतलब वहां से जिन सब शिप गुजरेगा, जिन सब देशों की जहाज गुजरेगा, ऑयल टैंकर गुजरेगा, वहां से टोल वसूला जाएगा। और ये मैं कहूंगा बहुत बुरी डिसीजन लिया है ईरान द्वारा। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो प्लीज कमेंट करके बताइए। मतलब आपके हिसाब से ईरान ने जो कर रहा है सही कर रहा है या ये एकदम गलत डिसीजन है? क्योंकि इसके पीछे जो मेन फैक्ट है मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। क्योंकि अगर ऐसा, अभी तो चलो ठीक है, अभी मतलब लॉन्च नहीं हुआ, बस अभी एक बॉडी फॉर्म किया है जो टोल कलेक्ट करेगा, बट जब से ये कलेक्शन करना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में ईरान के देखा देखी और भी देश करने लगेगा। इवन भारत के पास भी ऑप्शन है, स्टेट ऑफ मलाक्का, चाइना की 80% जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा और दुनिया की बहुत सारे देशों में इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत भी कर सकते हैं, भारत के पास भी ऑप्शन है और भारत ने वहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया अंडमान निकोबार पे, स्टेट ऑफ मलाक्का। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा घटना हुआ है मतलब कल मिडनाइट को, और जिसके कारण भारत ने भी उसको काफी क्रिटिसाइज किया है। डेंजरस एस्केलेशन क्या हुआ आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। यूएई की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो खंबा जैसा है ना, ये यूएई की न्यूक्लियर पावर प्लांट, कल मिडनाइट पे क्या हुआ कि कुछ ड्रोन आके इसके आसपास में गिर गया। ड्रोन हमला हुआ। अब यहाँ पे कौन किया, बस यूएई की तरफ से कहा गया कि वेस्ट की साइड से ये ड्रोन आया है, ठीक है। बट इसमें दोस्तों बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। भले यहाँ से मतलब यूएई के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आपको वही यूरेनियम वगैरह उसके थ्रू ही बनाना पड़ता है, पावर जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उल्टा सीधा जगह पे पड़ जाता बाकायदा तो क्या होता, रेडिएशन हो जाता, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान जाने का एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो जिस वजह से ये जिन्होंने भी किया, यहाँ पे अभी देखिए कौन सी देश हमला किया, ईरान ने किया, वो किया, किसी का कोई प्रूफ नहीं है, बट जिन्होंने भी किया बहुत बड़ा मूर्खता, बहुत बड़ा मैं कहूँगा जाहिल जैसे काम किया यहाँ पे। इस वजह से भारत नहीं पूरे दुनिया इसको क्रिटिसाइज करे, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिला के देखिए माहौल काफी अभी भी अनसर्टेन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ईरान की तरफ से क्या जवाब दे रहा है यूएस की आखिरी जो पीस प्रपोजल की, वो देखने लायक रहेगा। इस बारे में अगर कुछ भी डाउट कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।